गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी एस अंधा स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वनिशा का पाठ 1 भाषा और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले सवाल उठता है कि भाषा क्या होती है। तो भाषा क्या होती है? भाषा का अर्थ होता है अपनी बात को बोलना या कहना, अर्थात अपने विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरे के जो भाव और विचार हैं उनको सुनकर या पढ़कर ग्रहण करना ही भाषा कहलाती है। तो आपकी पुस्तक में आप देखोगे तो आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा कि भाषा क्या है। भाषा शब्द का अर्थ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा शब्द का अर्थ। भाषा शब्द का अर्थ बोलना या प्रकट करना होता है। ठीक है, हमें अपनी बात कहने या प्रकट करने के लिए किसी न किसी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हम किस में बोलते हैं, हम हिंदी भाषा प्रयोग में लेते हैं, तो ये क्या हो गई, यह हमारी भाषा हो गई। और जो भाषा है उसको हम लिखकर भी बता सकते हैं और अपनी बोलकर भी बता सकते हैं। यानी कि अपने विचारों को या दूसरे के विचारों को बोलकर कहना या बोलकर सुनना, जिस किसी ने बोला उसको हमने सुना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जैसे मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, तो ये कौन सा माध्यम है भाषा का? यह है मौखिक माध्यम है। और यदि आप अपनी बात को लिखकर कहोगे और मैं उसको पढ़ूंगी तो वह कौन सा माध्यम हो जाएगा? तो वह हो जाएगा लिखित माध्यम। अब आप अपने पुस्तक में जो चित्र दिए गए हैं उनको ध्यान से दीजिए। पहला जो चित्र है उसमें दो व्यक्ति हैं, वह आपस में बात कर रहे हैं। इसमें पहला व्यक्ति कह रहा है सामने वाले से, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वह उसके अंदर बोल रहा है। तो यहाँ कौन सा माध्यम हो गया? यहाँ पर मौखिक भाषा हो गई। दूसरा चित्र देखोगे तो इसमें एक अध्यापिका हैं, वह शामपट्ट पर कुछ लिखकर छात्रों को समझा रही हैं। उन्होंने लिखा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उन्होंने शामपट्ट पर लिखा है, बोर्ड पर लिखा है, तो बच्चों ने उसको पढ़ा। तो यहाँ पर भाषा का कौन सा माध्यम हो गया? लिखित माध्यम हो गया। ऊपर के पहले चित्र में दो पुरुष आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। दूसरे चित्र में अध्यापिका कक्षा में छात्रों को पढ़ा रही हैं। पहले चित्र में पुरुष बोलकर और सुनकर अपने मन की बातें प्रकट करते हैं। ठीक है, सामने वाले ने बोला और उसने उसको सुना कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो सामने वाला भी उसको पहले सुनेगा, फिर उसका उत्तर वह उसको बाद में देगा। तो यहाँ पर माध्यम क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गई यहाँ पर। और दूसरे चित्र में अध्यापिका लिखकर तथा छात्र उसे पढ़कर उनके भावों को समझ रहे हैं, तो यहाँ पर भाषा का लिखित माध्यम हो जाएगा। अब पढ़ेंगे हम भाषा की परिभाषा कि भाषा की क्या परिभाषा है। आपको भाषा की परिभाषा को अच्छे से याद करना है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकें और दूसरों के विचारों को जान सकें। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, अब मेरे जो विचार हैं मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, तो आप उनको सुनोगे। और जो मेरा माध्यम यहाँ पर क्या हो गया? मौखिक हो गया, क्योंकि मैं बोलकर समझा रही हूँ आपको। ठीक है, इसी प्रकार और यदि आप कोई भी बात मुझे लिखकर बताओगे तो वह लिखित माध्यम हो जाएगा, और यदि आप मुझे बोलकर बताओगे तो वह मौखिक माध्यम हो जाएगा। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। फिर है भाषा के रूप की। हिंदी में भाषा के कितने रूप हैं? जब बच्चा छोटा होता है तो अपने माता पिता और आसपास रहने वाले लोगों की बातें सुनकर बोलना सीखता है। आपने अपने घर में भी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तो वह किसके संपर्क में रहता है? अपने परिवार वालों के संपर्क में रहता है, या फिर जो हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उनको देखता है, उनको सुनता है। ठीक है, तो वह उन्हीं चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो यह भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा? मौखिक रूप हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, जब बच्चा छोटा होता है तो अपने माता पिता और आसपास रहने वाले लोगों की बातें सुनकर बोलना सीखता है। वह कहाँ से ग्रहण कर रहा है? उनसे बोलकर सुन रहा है वो। तो यहाँ पर कौन सा माध्यम हो गया? तो यह भाषा का मौखिक रूप हो गया। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब वह लिखना और पढ़ना सीखता है। वह पुस्तकें, समाचार पत्र आदि पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाता है। तो बच्चा पढ़ रहा है। जब कोई बात बोलता है तो सुनी जाती है,
जब हम सुनते हैं किसी बात को तो वह मौखिक रूप होता है, और जो कोई बात लिखी हुई है और लिखकर हम उसको पढ़ रहे हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब हम मौखिक रूप को और लिखित रूप को थोड़ा विस्तृत रूप में पढ़ लेते हैं। ठीक है, भाषा इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं। पहला रूप है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। सबसे पहले हम मौखिक भाषा का थोड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि मौखिक भाषा क्या होती है। जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब हम कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरे लोग उसको कैसे समझते हैं, सुनकर समझते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, टेलीफोन पर बातें करना, कहानी सुनना आदि। जब कोई व्यक्ति भाषण देगा तो वह मुंह से बोलेगा और सामने वाला व्यक्ति उसको कानों से सुनेगा। तो कौन सा रूप होगा यहाँ पर बच्चों? तो यहाँ पर रूप जो होगा वह होगा मौखिक भाषा। और टेलीफोन पर हम बातें करते हैं तो एक दूसरे की बातों को हम सुनकर ही समझ रहे हैं। और इसी प्रकार कोई कहानी सुना रहा है तो कहानी भी कानों से सुनी जाती है। तो इन सारे रूपों में क्या होगा? मौखिक भाषा ही होगी। अब है लिखित भाषा। जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब आप इसको समझो कि कोई भी चीज़ मैंने बोर्ड पर लिखी, ठीक है, मैंने उसको लिख दिया और आप लोगों ने उसको पढ़ा और उसको समझा, तो यह भाषा का कौन सा रूप होगा? तो यह भाषा का लिखित रूप होगा। ठीक है, जैसे समाचार पढ़ना, कहानी लिखना, शामपट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पढ़ाना आदि। क्योंकि समाचार पत्र हुआ तो उसमें क्या हुआ है? लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे फिर समझेंगे। इसी प्रकार कोई कहानी लिखी हुई है तो वो लिखी हुई चीज़ को हम पढ़कर समझेंगे। ऐसे ही जो अध्यापक होते हैं, अध्यापिकाएं जो होती हैं, वह शामपट पर कुछ लिखकर समझाती हैं या लिखकर बताती हैं, तो सामने वाले जो बच्चे होते हैं वो उसको पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। कुछ अन्य भारतीय भाषाएं इस प्रकार हैं। भारत हमारा बहुत बड़ा है, अलग अलग प्रांत हैं। प्रत्येक प्रांत की या प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग अलग भाषा होती है और हिंदी की राष्ट्रभाषा हिंदी है। सारे जो हमारे ऑफिशियल जो वर्क होते हैं वो किस में होते हैं? वो हिंदी भाषा में ही होते हैं। अब है भारत के कुछ राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं। आप अपनी पुस्तक में देखोगे तो देखोगे कि एक तरफ तो राज्य लिखे हुए हैं और उनके सामने उनकी भाषाएं लिखी हुई हैं। पहला है कश्मीर। कश्मीर में बोली जाती है कश्मीरी भाषा। फिर है पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है और पश्चिमी बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। ओडिशा में उड़िया बोली जाती है और महाराष्ट्र राज्य में मराठी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आपको ये जो राज्य और उनकी भाषाएं दे रखी हैं, इनको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये सारी हमें पता होना चाहिए किस राज्य में कौन सी भाषा का प्रयोग हम करते हैं। अब चलते हैं हम आगे और पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होती है? प्रत्येक भाषा को लिखने की कुछ अलग अलग चिन्ह या ढंग होते हैं, उन्हें ही हम लिपि कहते हैं। ठीक है, कोई भी भाषा बोलकर तो है ये, लेकिन जब हम लिखेंगे तो उसको कुछ लिखने के ढंग या कुछ चिन्ह होते हैं और उस लिखने के ढंग को और उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की लिपि भी अलग अलग होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की एक ही लिपि है, उसका नाम है देवनागरी लिपि। और अंग्रेजी जो भाषा है उसको हम किस में लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं रोमन लिपि में। और जो बांग्ला भाषा है वह बंगाली में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो आप इनको भी याद कर लेना कि कौन सी भाषा को हम किस लिपि में लिखते हैं। अब पढ़ेंगे हम व्याकरण की। व्याकरण क्या है?
व्याकरण से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। ठीक है, यदि व्याकरण नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को अशुद्ध ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हमें कोई चीज़ उसको शुद्ध पढ़ना है, लिखना है, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से ही आएगा, क्योंकि व्याकरण में कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के द्वारा ही हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, तो व्याकरण की क्या परिभाषा होगी? व्याकरण वह है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। आप पुस्तक में देखोगे तो कुछ चित्र दिखाई देंगे आपको। पहला चित्र जो है घोड़ा दौड़ रही है, और जो दूसरा चित्र है वह है मोक्ष और अवनी स्कूल जा रहा था। पहले चित्र में देखोगे घोड़ा दौड़ रही है, लेकिन यहाँ गलत है, घोड़ा दौड़ रही नहीं होगा, घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, तो इसका ज्ञान हमें कैसे होगा? इसका ज्ञान हमें व्याकरण से होगा। मोक्ष और अवनी स्कूल जा रहा था, जबकि इसमें आएगा मोक्ष और अवनी स्कूल जा रहे थे, क्योंकि वो दो हैं, एक से अधिक हैं, तो वहाँ पे वचन का अशुद्ध रूप है। ठीक है, और घोड़ा दौड़ रही है, घोड़ा दौड़ रही है यानी कि यहाँ पे वो पुल्लिंग है, लेकिन पुल्लिंग के लिए यहाँ पे स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका प्रयोग इसका शुद्ध रूप हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें व्याकरण से पता चलेगा। चित्रों के नीचे लिखी दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। पहले वाक्य में घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, अतः इसके साथ पुल्लिंग क्रिया रहा होनी चाहिए। यह वाक्य शुद्ध रूप में होगा घोड़ा दौड़ रहा है। और इसी प्रकार दूसरे वाक्य में रहा की जगह रहे होना चाहिए। यह वाक्य शुद्ध रूप में होगा मोक्ष और अवनी स्कूल जा रहे थे। इन वाक्यों की अशुद्धियों का ज्ञान हमें किससे होगा? व्याकरण से ही हुआ है। तो बच्चों आपका यह पाठ भाषा और व्याकरण यही समाप्त होता है। अब मैं आपको जो हमने इस पाठ में पढ़ा उसको एक बार दोहरा लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकें और दूसरों के विचारों को जान सकें। वह क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। बोलकर विचार प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है, लिखकर विचार प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। प्रत्येक भाषा को लिखने के कुछ अलग अलग चिन्ह या ढंग होते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। व्याकरण से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। तो बच्चों आपका यह पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।